नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाषाई कौशलों के संदर्भ में पढ़ा। अब लेके चलते हैं आपको पाठ्य पुस्तकों के बारे में। आइए, सबसे पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में। इस CTT के कोर्स में पाठ्य पुस्तक का अहम रोल होता है। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आते रहते हैं। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में पहला प्रश्न यह उठता है कि पाठ्य पुस्तक साधन है अथवा साध्य है। साधन है कि अथवा साध्य है। साधन माने होता है उपकरण या सहायक। साध्य माने होता है लक्ष्य। तो ये बताएं, जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती है, क्या वह सहायता करती है या फिर वही टारगेट होता है? तो हमें पता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही लक्ष्य होता है, न कि पाठ्य पुस्तक। बल्कि पाठ्य पुस्तक भी हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या करता है? सहयोग देता है। इसलिए भाषा पाठ्य पुस्तक साध्य न होकर क्या है? मात्र साधन है। कहने का तात्पर्य है कि अगर पूछ लिया जाए यहीं पर कि पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है कि साध्य, तो आप कह सकते हैं साधन। अब इसी कड़ी में मैं 3 टाइप के जो है स्टेटमेंट देता हूं, जरा से इसको देखिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। इस तरह के विकल्प अगर दे दे तो आपको क्या करना है। जैसे एकमात्र साधन है, मात्र साधन है, एक साधन है। इस तरह से आपके विकल्प में दे दे पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में, तो आप किसको सही मानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एकमात्र साधन है, यह बात गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ही एक साधन नहीं है, और भी साधन है। बच्चे के भाषाई विकास में और भी साधन है। एकमात्र साधन है, केवल एक साधन है, मतलब यही एक साधन है, ये बात गलत है। इसका मतलब ये हुआ यही मात्र साधन नहीं, और भी है। तो एकमात्र साधन बात गलत है। अगर कह दिया जाता मात्र साधन है तो ठीक है, एक साधन है ये भी सही है। तो मात्र साधन है, एक साधन है, मतलब मात्र साधन का मतलब साध्य न है, साधन है, एक साधन है। इसके अलावा और भी साधन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मात्र साधन और एक साधन ये सही है, जबकि एक मात्र साधन शब्द क्या है? ये गलत है, क्योंकि एक मात्र साधन वर्ड गलत होता है। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा यूज किए जाएं वे किस प्रकार के हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा यूज किए जाएं वे किस टाइप की भाषा हो। एक बात और थोड़ा बता दें आपको, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बच्चों के स्तरों, उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों के अनुसार होता है, और इसका निर्माण अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक की जो पहली खूबी यह है कि पाठ्य पुस्तक में जो भाषा हो वह किस प्रकार की हो। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ऐसे शब्द हों जो छोटे हो, अर्थात छोटे शब्दों का अधिक से अधिक क्या हो? प्रयोग हुआ हो। छोटे शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसका मतलब इसकी जो भाषा हो वह सरल शब्दों में हो, सरल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, और इस भाषा में किसका उपयोग करना चाहिए? इस भाषा में ध्यान दीजिएगा, बच्चों की मातृभाषाओं का भी उपयोग करना चाहिए। मातृभाषाओं को भी उचित स्थान देना चाहिए। मातृभाषाओं को भी उचित स्थान देना चाहिए। आइए, इसी संदर्भ में प्रश्न उठता है कि मातृभाषाओं का स्थान क्यों देंगे? क्योंकि बच्चे पूर्व ज्ञान से जुड़ करके ही नए ज्ञान को जानते हैं, और उनके भाषाई विकास में वृद्धि होती है और वे रुचि लेते हैं। इस तरह से और प्रश्न ये उठता है कि और क्या हो। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का यूज हो। भाषा के विविध रूप, या कह सकते हैं वैविध्यपूर्ण प्रयोग। भाषा के विविध रूपों का या उसके वैविध्यपूर्ण विभिन्न प्रकार के
प्रयोग किस तरह से करें हम भाषा का, उनमें किन किन भाषाओं को कितना स्थान दें, कितना न दें, इत्यादि सारी चीज़ें जो है क्या करना चाहिए। विभाषा के विविध रूपों व विविधपूर्ण प्रयोग करने से बच्चों में क्या होता है, उनका भाषाई प्रयोग करना सार्थक होता है। मतलब जैसे हम बता दें आपको कि जैसे पाठ्यपुस्तक में आप भाषा के विभिन्न रूपों, चाहे जिस विधा की बात हो, चाहे हम नाटक का यूज करें, चाहे हम गद्य पद्य, चाहे जिसका यूज करें, कहानी इत्यादि का, तो उससे क्या होगा, बच्चे उसको जानेंगे और जानने के पश्चात संदर्भ के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैविध्यपूर्ण प्रयोग से क्या होता है, बच्चे संदर्भ के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इसके बाद आता है कि और क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की विभिन्न रंगतें एवं भाषा की विभिन्न रंगतों का प्रयोग एवं छटाओं का प्रयोग। विभिन्न रंगतें एवं छटाओं का प्रयोग होना चाहिए। क्या विभिन्न रंगतें और छटाओं का मतलब क्या है, भाषा के जो विविध रूप हैं, विविध रूप के साथ साथ उसको किस तरह से लिखा जाए, उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख हो, वो जो भाषा हो वो किस टाइप से लिखी गई हो, उसकी सारी रूपों, सारी छटाओं, सारी गतिविधियों को शामिल करके जो है पाठ्यपुस्तक में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि और क्या करना चाहिए, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अगर भाषा आप उसमें रखें तो इन चीज़ों को रखें, अन्य विषयों की भाषाएं भी जो है इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात ये, प्रश्न ये उठता है कि मान लिया जाए हमारे समक्ष कोई पुस्तक नहीं है, मान लेते हैं, एक कंडीशनल प्रश्न आ जा रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं हम कि हमारे समक्ष जो है कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है और नया सेशन स्टार्ट हो गया है। मान लेते हैं कि हमें भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है, भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में हमें एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। मान लिया जाए मैं गया क्लास में और वहाँ पर देखा कि पाठ्यपुस्तक किसी कारणवश सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी दशा में मुझे जो है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक के अध्ययन पर बल दें। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, किसी भी भाषा के, मान लीजिए मैं हिंदी का हूँ, मैं गया क्लास में, पता चला सरकार के द्वारा अभी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी दशा में अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करके हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। प्रश्न ये उठा, अन्य विषयों की हम पाठ्यपुस्तकों का सहारा क्यों लेंगे, तो अन्य पाठ्यपुस्तकों में कौन कौन सी पाठ्यपुस्तक होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक को छोड़कर किसी अन्य विषयों की, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं गया क्लास में बच्चों के सामने और वहाँ पता चला कि जो है पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में मुझे किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, कौन से विषयों का, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा से भिन्न न हो, भाषा से मिलती जुलती ही मतलब अन्य विषय हो, जैसे हिंदी में लिखी हुई कोई भी विषय सामग्री हो उसी को हम पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, उनके भाषाई संज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ भाषाई संज्ञान के साथ हमें पता है कि भाषिक संरचना में भी वृद्धि होती है। हमें पता है कि अन्य विषयों की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षा होती है, क्योंकि अन्य विषयों की कक्षाओं में भी भाषा को ही माध्यम बनाया जाता है। अर्थात जैसे हम विज्ञान पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं, उसके लिए हमें किसी न किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है, भाषा के प्रयोग से ही हम क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब अन्य विषयों की कक्षाएं भाषा की कक्षाएं हो सकती हैं, तो क्या अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक भाषा की पाठ्यपुस्तक नहीं हो सकती है, हो सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भी भाषा की पाठ्यपुस्तक हो सकती है। इसलिए शिक्षक को अगर भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है तो उसी भाषा से संबंधित अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों का जो है भाषाई संरचना और भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। आइए आगे लेके चलते हैं हम आपको।
पुस्तकों के संदर्भ में नई कड़ी की ओर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो विषय सामग्री हो, विषय वस्तु हो, वह किस प्रकार की हो। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का चयन करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि विषय वस्तु का चयन बच्चों के किसी न किसी उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इसलिए कहा जाता है कि विषय वस्तु के अंतर्गत जो पाठ आए, पाठों का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इसलिए प्रथम वरीयता किसको दिया जाता है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये पहला काम है आपका। अगर आप किसी विषय वस्तु को रख रहे हैं भाषा की पाठ्य पुस्तक में, तो सबसे जरूरी ये होता है कि उसका अपना कुछ उद्देश्य हो और वह किसी न किसी लक्ष्य को समेटे हुए हो। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहला काम ये होता है विषय वस्तु के अंतर्गत पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। दूसरी बात, ये जो विषय वस्तु हो वह बच्चों के घर परिवेश से जुड़ी है, बच्चों के घर परिवेश से जुड़ी हो, बच्चों के घर परिवेश से जुड़ी हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी पाठ्य वस्तु हो वह बच्चों के घर परिवेश से जुड़ी होने का मतलब ऐसी विषय वस्तु उसमें न रखी जाए जिनसे बच्चे परिचित न हो। जैसे आपको बता दें, बाल कहानी इत्यादि को रखेंगे, या बच्चे जिन जीवों के बारे में जानते हैं अपने आसपास घरेलू के, उनके बारे में अगर आप बताएंगे तो क्या होता है, बच्चे सही तरीके से समझ सकते हैं। उनके आसपास के वातावरण से जुड़ी चीज़ों से संबंधित जो है पाठ्य को रखें आप, जिससे कि बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को समझ सकें और रुचि दिखाते हुए। दूसरी चीज़ ये, विषय वस्तु कैसी हो? तो विषय वस्तु जो है वह बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल, बच्चों का जो लेवल हो, बच्चों का जो स्तर हो, उस स्तर के अकॉर्डिंग जो है आपकी विषय सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद आगे लेके चलते हैं आपको विषय सामग्री के साथ साथ इसी विषय सामग्री के ही अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि ये जो विषय वस्तु हो वह किस टाइप की हो। क्या एक ही प्रकार की विषय वस्तु रखी जाए? जैसे बैल पे, किसान पर आधारित अगर कोई आप स्टोरी या कहानी बता रहे हैं, तो क्या पूरी कहानी बैल और जो है किसान पर ही आधारित तो नहीं, उसमें विविधता हो, मतलब हर एक टाइप के जो है क्या हो, विषय सामग्री हो। इसीलिए कहा जाता है विषय सामग्री में क्या हो, विविधता हो। इसका मतलब ये हुआ विषय वस्तु में विविधता, विषय वस्तु में विविधता का होना अनिवार्य माना जाता है, नहीं तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते हैं। अब प्रश्न ये उठा, विषय सामग्री के अंतर्गत और क्या क्या रखा जाए? तो कहा जाता है विषय सामग्री के अंतर्गत हिंदी तर भाषा को भी स्थान दें आप। किसको? हिंदी तर भाषा को भी क्या दें आप? स्थान दें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हिंदी तर, हिंदी से इतर, हिंदी तर दीर्घ संधि है, हिंदी धन इतर, हिंदी तर, हिंदी से भिन्न अन्य विषयों को भी, भाषा को भी अपनी उसमें स्थान दें, जिससे कि वे एक भाषा की संरचना को दूसरी भाषा की संरचना में अंतर करना सीख लें। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या करते हैं बच्चे? अंतर करना सीखते हैं। मान लीजिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में थोड़े बहुत अन्य भाषा के जो है अगर आप रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे दोनों की संरचना में कंपैरिजन करना सीख लेते हैं और जान लेते हैं। और हमने पहले ही बताया कि विषय वस्तु किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य को लिए हुए हो, किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य को लिए हुए हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका सार्थक महत्व ही नहीं रह जाता है, व्यवहारिक महत्व ही नहीं रह जाता है। एक बात और कि जो विषय वस्तु हो तो यह विशेष रूप से व्यावहारिकता पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? व्यावहारिकता पर, व्यवहार पर बल देता हो, व्यावहारिकता पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु व्यावहारिकता पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। और विषय वस्तु कैसी हो? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित सामग्री क्या करता है? बच्चों में रुचि का विकास करता है और नए ज्ञान को सीखने में जल्दी, मतलब क्या होता है कि जल्दी से सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है
दूसरी चीज ये पाठ्य पुस्तक में और क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिएगा लोकोक्तियों, मुहावरे, नाटक, कहानी आदि का प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य पुस्तक में लोकोक्तियों, मुहावरे और नाटक, कहानी आदि का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे इससे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ते हैं। और एक बात और, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग शिक्षक को पढ़ाते समय भी आवश्यकता अनुसार संदर्भ के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन चले उसके अकॉर्डिंग इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग क्या करें, व्यवहार में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अनुसार प्रयोग करना सीख लें। इसके साथ ही साथ और भी बताते चलें आपको, ये जो विषय वस्तु हो यह बच्चों के विभिन्न स्तरों से संबंधित हो, बच्चों के विभिन्न स्तरों से संबंधित हो, बच्चों के विभिन्न स्तरों से संबंधित हो और ये क्या हो, रोजगार को चुनौती देने वाले हो, रोजगार को चुनौती देने वाले हो। मतलब ये जो है आपकी विषय वस्तु या विषय सामग्री जो पाठ्य पुस्तक में रखी जाती है वह बच्चों के विभिन्न स्तरों से संबंधित हो, वह रोजगार को चुनौती देने वाली हो। तो ध्यान दीजिएगा, रोजगार को चुनौती देने के कारण क्या होता है, वह जो है बच्चा अपने जीवन को और सरल बना लेता है और बना सकता है। इसके बाद इसी कड़ी में एक बात और बता दें आपको, क्या जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, अर्थात जैसे बच्चा 3 में गया तो कक्षा 3 में जो उसके लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, क्या उसे ही पढ़ाना चाहिए, क्या उस निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अतिरिक्त पठन सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक होता है निर्धारित और एक होता है अतिरिक्त पठन सामग्री, एक निर्धारित पठन सामग्री। ध्यान दीजिएगा, निर्धारित पठन सामग्री और अतिरिक्त पठन सामग्री। मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा गया, उसके लिए एक सिलेबस निर्धारित हुआ है कि इसके सिलेबस में ये कहानी है, ये चीजें हैं, तो क्या हमें बस वही निर्धारित ही पठन सामग्री को पढ़ाना चाहिए, अतिरिक्त पठन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अतिरिक्त पठन सामग्री का मतलब ये होता है अन्य विषयों को भी आप पढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी मान लीजिए निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, पुस्तक नहीं है, तो आप अन्य विषयों को पढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त देने से क्या होता है, अतिरिक्त देने से क्या होता है कि बच्चे के भाषाई ज्ञान में तो वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों के भाषाई ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ उनमें क्या होता है, रुचि का भी विकास होता है। अतिरिक्त पठन सामग्री से क्या होता है, भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि अन्य विषयों की कक्षाएं, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भी एक तरह से भाषा की पाठ्य पुस्तक है, इसलिए भाषाई ज्ञान में भी वृद्धि होती है और रुचि का विकास भी होता है। वो नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके बाद आगे हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और मतलब पाठ्य पुस्तक में ही पुस्तक के अंतर्गत चित्रों का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो चित्र आते हैं वो किस प्रकार के हों, उनसे किन चीज़ों का विकास होता है, इस कड़ी को भी हम समझ लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चित्रों का प्रयोग क्यों करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इससे करके सीखते हैं। चित्रों से बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि इससे बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं का विकास होता है, अमूर्त संकल्पनाओं का विकास। अमूर्त संकल्पना आखिर में कहते किसे, तो ध्यान दीजिएगा, जो सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता,
कल्पना आदि। इन सभी क्षमताओं का चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, इन सभी क्षमताओं का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये अमूर्त है, इनका कोई मूर्त रूप नहीं, सिर्फ विचारों में रहते हैं। इसका मतलब अमूर्त संकल्पनाओं का विकास होता है। चित्रों से कैसे होता है? कोई चित्र आप दिखा देंगे, बच्चा तरह तरह के उसके बारे में सोच लेगा, इमेजिन कर लेगा। तो यही तो हुआ है अमूर्त संकल्पनाओं का विकास। साथ ही साथ बच्चे इसे करके सीखते हैं। चित्रों को आप दे दीजिए, जैसे आप आजकल के परिवेश में है कि आप तोते का फिगर बना हुआ है, अब उसमें कलर करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, रंगों का ज्ञान कराना हो तो आप जो है एक साइड में तोते का कलर हो, दूसरे साइड में ये, आप उसको भरने के लिए कहिए, देख देख के भरेगा, इंटरेस्टेड होकर के भरेगा। उसके बाद आप पूछे कि इसका चोंच किस कलर का है, शरीर किस कलर का है, इस तरह से आप पूछेंगे तो बच्चा बताता जाएगा और उसके जानकारी में भी वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है, चित्रों से बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं का विकास होता है, करके सीखते हैं, रुचि का विकास होता है। इससे उन बच्चों में रुचि का भी विकास होता है। और एक बात और बता दें, इससे जो है क्रियाशीलता बनी रहती है। क्रियाशीलता का भी, बच्चे एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। और ये जो चित्र हों वो किस टाइप के हों, तो ध्यान दीजिएगा, नो डाउट चित्रों में कला पक्ष भी होता है, लेकिन चित्र ऐसे आप बच्चों की पाठ्य पुस्तक में ऐसे चित्र रखें जिससे कुछ न कुछ स्टोरी निकलती हो। जैसे आप मान लीजिए कि बलि प्रथा का अगर जिक्र करना चाहते हैं, आप उल्लेख करना चाहते हैं, तो एक बकरा है, एक व्यक्ति हाथ में जो है औजार लिए हुए ऐसे खड़ा है और बकरा झुकाए हुए सिर है, इस तरह से, या किसी महिला को पुरुष डंडे लेते हुए ऐसे उसको पीटते हुए दिखाया गया उसमें, तो बच्चा अनुमान कर लेगा कि क्या उस महिला को वह आदमी क्या कर रहा है, मार रहा है, ये गलत बात है, नहीं मारना चाहिए, उसको चोट लगी, सारी चीज़ें बच्चे क्या करता है, कल्पना कर लेता है। इसका मतलब जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक में चित्र हों वह क्या हो, वह भाव प्रधान, भाव पक्ष की मुख्यतः प्रधानता होनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से जो होता है बच्चों में तर्क, इमेजिन पावर स्ट्रांग होता है। अब आइए इसी कड़ी में एक बात हम और बताते चलें आपको कि मान लेते हैं ये दो पुस्तक है, एक पुस्तक जो है इसका कवर पेज सादा है और एक का जो कवर पेज है, कवर पेज वह कैसा है, रंगीन है। एक का कवर पेज सादा है, एक का कवर पेज रंगीन है। तो प्रश्न उठा कि बच्चे किसको लाइक ज्यादा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मान लीजिए फूल बना है, चिड़िया बनी है, कुछ भी बना है, तो छोटा बच्चा इसी को आकर्षित करेगा। अंदर चाहे उसके कुछ हो या न हो, इसमें भले ऊपर से सादा हो अंदर से कलर हो, तो बच्चा इसको लाइक न करके लाइक किसको करेगा, इसको करेगा। इसका मतलब कवर पेज जो होता है, मुख पृष्ठ जिसे कहते हैं, मुख पृष्ठ मेन पेज, वो जो होता है वह रंगीन होता है, होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ध्यान आकर्षण में बच्चे का ध्यान पुस्तक की ओर लगाने में मदद करता है, रुचि जगाता है पढ़ने के प्रति। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कवर पेज का रंगीन होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर का जो पेज है उसमें चित्रात्मक भाव प्रधान चित्रों का प्रयोग अधिक करें। अगर मान लिया जाए कवर पेज का रंगीन होना भी दे दिया और दे दिया भाव पक्ष की प्रधानता भी दे दिया, आपका दे दिया अमूर्त संकल्पनाओं का विकास भी दे दिया, आपका दे दिया करके सीखना, तो ध्यान दीजिएगा सबसे कम महत्वपूर्ण यही होगा, क्योंकि ये रुचि के अलावा और कुछ नहीं करता है। रुचि के अलावा इसका और कोई काम नहीं, बस जिज्ञासा जगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण स्टेटमेंट माना जाता है। आइए अब इसी कड़ी में हम और आगे आपको लेके चलते हैं।